हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन देखो, एक सेशन होता है, इसमें हम अपन लोग एक या दो आईपीसी डिस्कस करते हैं और उसका पूरा का पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो भी हमारी 1860 वाली आईपीसी जितनी भी आईपीसी लगी हैं तो उन्हें हम एक एक दो दो करके डिस्कस करते रहेंगे। और ये आईपीसी काफी ज्यादा यूजफुल है, चाहे वो आप एग्जाम दो चाहे जनरल वे में हो, क्योंकि जब भी अगर आप रियल लाइफ में जीते हैं तो वहां पर आईपीसीओ का कुछ ना कुछ यूज चलता रहता है। अगर एग्जाम देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो ये आपकी नॉलेज के लिए काफी यूजफुल रहने वाली होती है। तो आज की आईपीसी मेरी है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कि मैं आज 378 वाली आईपीसी को डिस्कस करूंगा और इसमें आप उन लोग चोरी को पढ़ेंगे कि चोरी क्या क्या होती है, कैसे कैसे चोरी को जाना जाता है और आपने भी चोरी की है कि नहीं की है, ये भी आज की विषय में आप आज के टॉपिक में आप जान पाएंगे। तो देखो, जो हमारी आईपीसी 1860 है, क्योंकि यही ज्यादा एग्जाम में आती है, तो इसका चैप्टर मेरा है 17। ठीक है जी, अध्याय 17 के अंतर्गत आती है और अध्याय 17 के अंतर्गत इसमें पहला टॉपिक चालू होता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। ठीक है जी, तो ये यहां से मेरा चालू होता है। जैसे कि आपने पॉलिटी में पढ़े हैं चैप्टर, उसी प्रकार से यहां पर होते हैं चैप्टर, वहां पर होते हैं आर्टिकल और जहां पर होती है मेरी आईपीसी। ठीक है जी, तो आपको एक तो सेशन के एंड तक बना रहना है, क्योंकि पूरी की पूरी जानेंगे हम। 378 काफी बड़ी आईपीसी और इससे यूपीएसआई में तो काफी सवाल आने वाले होते हैं। क्योंकि देखो 378 में एग्जाम्पल इतने हैं कि आपको को क्या होता है कि देखो 378 दे दी तो चोरी पूछ ली जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है कि ये चोरी है कि नहीं। तो उस जगह इसके एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको जानना तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चोरी हुई है कि नहीं है, कि ये आपराधिक दुर्व्यवहार है कि चोरी है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सेशन पर। सेशन में एंड तक जरूर बने रहना है आपको। तो देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार जो कोई व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है तो उसे चोरी कहा जाता है। ठीक है जी, तो चोरी करना कहा जाता है। तो आप क्या समझ पाए इससे। देखो, whoever intend to take dishonest any movable property out of the possession of any person without that person consent move that property in order to such taking is said to commit thief। तो कहने का मतलब यह है अल्टीमेट, एक तो देखो जो भी संपत्ति आप चोरी कर रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए। चल का मतलब क्या होता है, मूवेबल होनी चाहिए, अचल नहीं होनी चाहिए। लाइक दैट कि आप किसी की जमीन की चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस जमीन में कुछ रखा है तो आप उसकी चोरी कर पा सकते हैं। ठीक है जी, और वो चोरी में एक चीज का आपको अल्टीमेट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सहमति। जब तक सहमति वर्ड नहीं है उसमें तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी। जब तक सहमति वर्ड नहीं है उसमें चोरी नहीं मानी जाएगी। तो चोरी हमेशा बिना सहमति की होती है। ठीक है जी, ये नहीं कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं और वो भी क्या हो जाए, चोरी हो जाए। तो ये है मूवेबल, जो मेरी चल संपत्ति है उसे मूवेबल बोलते हैं। डिसऑनेस्टी का मतलब आप बेईमानी से, पोजेशन का मतलब होता है किसी के स्वामित्व में से, तो कंसेंट का मतलब होता है बिना सहमति के। ठीक है जी, तो ये चोरी की आईपीसी 378 की परिभाषा है। देखो, परिभाषा सारे लोग याद कर लेते हैं और इसका 378 का मतलब आप थीप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल है वो इसका आपके लिए जानना थोड़ा सा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, स्पष्टीकरण में क्या दिया जाता है। स्पष्टीकरण में दिया जाता है कि चोरी कौन कौन सी कंडीशन पर चोरी मानी जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें ये 378 धारा चल रही है, उसी के स्पष्टीकरण है, जिसमें मैं पूरी की पूरी धारा डिटेल से लेकर आया हूं। जब तक कोई वस्तु भूबद्ध का मतलब होता है किसी क्षेत्र में बाउंडेड है, रहती है, चल संपत्ति ना होने के कारण चोरी का विषय नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कोई संपत्ति भूबद्ध है, मान लो ये आपकी जमीन है और वो क्या है कि उससे सारी चीज जुड़ी हुई है, तो वो कैसा विषय नहीं है, चोरी का विषय नहीं है। किंतु यो ही वह भूमि से अलग होती है। मान लो इस पर आपका कोई चीज रखा है और ये आपकी भूबद्ध है, अगर ये यहां से अलग हो गई तो चोरी से अलग हो जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। अगर वो चीज यहां से, देखो जहां में अल्टीमेट आपको क्या समझाया जा रहा है कि चल संपत्ति क्या होती है, वो स्पष्टीकरण पहले में दिया गया है कि जब भी कोई चीज भूबद्ध है, अगर वो वहां से उठाने के योग्य या फिर वो वहां से जा सकती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी चोरी के योग्य वस्तु हो जाती है। ठीक है जी, द थिंग्स
so long as it is attached to the earth, not being movable property is not the subject of thief। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी भूमि चोरी होती है तो ये किसका विषय नहीं है, चोरी का विषय नहीं है। But it becomes capable of being the subject of the thief as soon as it served from the earth। कहने का मतलब ये जैसे ही ये इससे अलग होगी ये क्या हो जाएगी, चोरी का विषय हो जाएगी। स्पष्टीकरण 2 का मतलब है कि चोरी कैसे हो सकती है, उसका क्या पार्ट है 2 है। तो देखो पहले स्पष्टीकरण में केवल और केवल क्या बताया आपको, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, ठीक है जी। हटाना जिस कृत्य द्वारा पृथक्करण किया जाता है चोरी कहा जाता है। तो देखो सेकंड स्पष्टीकरण में क्या बताया गया कि कोई भी चीज को अगर हटा रहे हैं आप तो वो क्या है, चोरी है, ठीक है जी। ए मूविंग इफेक्ट बाय सम एक्ट which affect the servants may be a thief। तो किसी चीज को हटाना ही क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। तो देखो जो सेकंड स्पष्टीकरण है केवल और केवल उसमें क्या दी गई है, चोरी की परिभाषा दी गई है। जिस कृत्य का मतलब होता है जिस प्रकार से आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है, चोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। तो ये आप समझ पाए। आगे चलते हैं, इसमें अब धीरे धीरे सारी की सारी चीज डिस्कस की जाएगी। तो देखो जो कोई व्यक्ति उस बाधा जो उस चीज को रोके हुए है वो हटाकर उस चीज को हटाना कार्य करता है, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में चीज को हटाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दिया गया है कि मान लो कि कोई चीज है, ये आपका घर है और उस पर ताला लगा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ने अगर आपके ताले को तोड़कर कोई चीज उठाई तो उसने क्या किया, चोरी की। क्योंकि देखो आपने एक हर्डल लगाई, यहाँ पर अपने गेट पर ताला लगाया, एक बाधा लगाई। क्योंकि बाधा आपने क्यों लगाई, क्योंकि आपकी चीज घर में सुरक्षित रह सके। लेकिन किसी व्यक्ति ने वो बाधा किसी प्रकार से हटा दी और अंदर आ गया, तो इस बाधा को हटाना ही क्या कारित कर दिया है, चोरी कारित कर दिया, ठीक है जी। तो रोके हुए को ही हटाकर चीज का हटाना कारित करना ही क्या है, चोरी है। कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर का ताला भी टूट रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, चोरी के अंतर्गत आएगा। तो आप देख सकते हैं ए पर्सन इज सेड टू बी कॉज अ थीफ टू मूव बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टेकल्स, माने होता है बाधा विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द अदर थिंग्स एज वेल एज बाय एक्चुअल मूविंग इट, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके घर पर ताला लगा हुआ है और उसमें घर में कुछ भी रखा हो चाहे नहीं रखा हो, अगर किसी ने ताला तोड़ भी दिया तो वो किसके अंतर्गत आता है, चोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। देखो स्पष्टीकरण 4 में क्या दिया है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा एक जीव को हटाना कार्य करता है, उस जीव का हटाना और ऐसी हर एक चीज का हटाना कहा जाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव द्वारा हटाई गई हो, तो उसका मतलब क्या है, चोरी है। तो इसका देखो आगे एग्जाम्पल भी हैं, तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के किसी जीव को उस जगह से उठाता है या फिर हटाता है, वो उस जगह के ओनर से उस जानवर को अलग करता है। कि मान लो कि आपने क्या किया, आगे एग्जांपल आएगा कि आपने किसी कुत्ते के लिए एक ऐसी चीज दिखाई, वो किसी दूसरे के स्वामित्व में से आपके साथ आ रहा है और आपके पीछे चलता जा रहा है, तो आपने क्या की, उसकी चोरी की, ठीक है जी। तो ये आगे एग्जांपल आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी जीव को किसी वस्तु को दिखाकर हटाते हैं, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी वस्तु दिखाई जिससे जीव क्या हो, या तो वहां से भागना शुरू कर दे या फिर आपको फॉलो करना शुरू कर दे, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, चोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। अगर जीव को हटाना और ऐसे हर चीज को हटाना कहा जाता है, ठीक है जी। ए पर्सन who by any means cause an animal to move is said to be moved that animal, and to move anything which in consequence of the motion so called is moved by that animal, ठीक है जी। तो कोई भी एक ऐसा कारण आप क्रिएटिव करें जिससे कि क्या हो कि जानवर खुद ब खुद गति करना स्टार्ट कर दे, तो वो किसके अंतर्गत आता है, चोरी के अंतर्गत आता है। देखो इसमें स्पष्टीकरण 5 में क्या है, परिभाषा में उल्लेखित सहमति अव्यक्त या निहित हो सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार रखता है के द्वारा की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति है कि जो परिभाषा में उल्लेखित, अपन लोग ने जो पढ़ा है 378, ये क्या है, इसकी परिभाषा है, ठीक है जी। इस पे उल्लेखित क्या है वो आपने देख लिया।
तो इस परिभाषा में उल्लेखित ये वर्ण जहां पर क्या है, सहमति अभिव्यक्त या निहित हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी इसमें क्या है कि अगर सहमति है तो वो क्या नहीं होगी, आपकी चोरी नहीं होगी। और ऐसे व्यक्ति जो प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त है, प्रयोजन का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए जो भी आप व्यक्ति क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, लगाते हैं, के लिए अभिव्यक्त है या निहित प्राधिकार रखता है के द्वारा दी जा सकती है। देखो ये 5 वाला स्पष्टीकरण आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं, लेकिन जैसे ही इसका एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। द कॉन्सेप्ट मेंशन इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड may be given either by the person in possession or by any person having for the purpose authority either express or implied। ठीक है जी, तो इसका मैं एग्जांपल अभी दूंगा, थोड़ी देर के लिए बना रहना है आपको। ठीक है, चलते हैं। देखो इसके एग्जांपलों पर। इसका पहला एग्जांपल है मेरा कि का एग्जांपल है, या की सहमति के बिना या के कब्जे से एक वृक्ष बेईमानी पूर्वक लेने के आशय से या की भूमि से अलग हुए उस वृक्ष को का काट डालता है। जो ही का ने इस वृक्ष को इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया तो उसने क्या किया, चोरी की। तो कहने का मतलब है ये आपका घर है या फिर ये आपका खेत है, इस पर काफी पेड़ लगे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है जी, तो आपका कोई मित्र आता है और आपके इस पेड़ को यहां से काट कर ले जाता है, आपके इस खेत से अलग कर देता है, और वो इस पेड़ को ले गया तो उसने क्या किया, आपकी बिना सहमति के ले गया, ये नहीं कि आपकी सहमति से ले गया। तो आपके फ्रेंड ने क्या कर दी, यहाँ पर चोरी कर दी। ठीक है जी, क्यों कर दी, क्योंकि ये पहले कैसी संपत्ति थी, अचल संपत्ति थी, लेकिन उसने इसको इस प्रकार से चल संपत्ति के रूप में कन्वर्ट किया और वहां से अलग कर दिया, तो ये क्या हो गई, चोरी हो गई। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपरों में इस प्रकार से ये एग्जाम्पल पूरा लिखा आएगा और उसमें पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है जी, उसमें पूछेगा कि ये चोरी है, कि ये आपराधिक दुर्व्यवहार है, सदोष है, इस प्रकार से ये काफी एग्जाम्पलों के साथ आपके लिए पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो किसी चीज का पृथक्करण ही क्या है, आपकी बिना सहमति के चोरी है। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। का अपनी जेब में कुत्ते को ललचाने वाली एक वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यदि का आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो यूं ही या के कुत्ते ने का पीछा चलना शुरू किया तो का ने क्या की, चोरी की। मान लो ये आपका कौन है, फ्रेंड है। ठीक है जी, ये आपका कौन है, फ्रेंड है, और इसने अपनी जेब में कुछ रखा हुआ है और यहाँ पर कोई कुत्ता है और उस कुत्ते को, ये कुत्ता आपका है जी। ठीक है जी, कुत्ता मेरे से बन नहीं रहा है लेकिन आपको समझना है, ये कुत्ता आपका है और इस कुत्ते को खिलाने के लिए उसने कुछ भी डाला, और जैसे ही ये कुत्ता आपके पास से इसके पीछे चला जाता है, जैसे ही ये कुत्ता आपके पास से इसका फॉलो करना शुरू कर देता है, तो इस व्यक्ति ने क्या कर दी, चोरी कर दी। ठीक है जी, तो ये क्या है, देखो जानवरों के विषय में आया है। ठीक है जी, क्योंकि पुराने टाइम पर जो भी आईपीसी 1860 लगी हुई थी, तब जानवरों की चोरी बहुत ज्यादा होती थी, तो इस कारण से ये जहां पर आया है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पोसेशन में से किसी जानवर को लेता है और उसको इन्वोक करता है कुछ खाने के लिए, खाने के लिए, मारने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आता है, चोरी के। जैसे ही ये कुत्ता इसके पीछे चलना शुरू किया, इसने क्या कर दी, चोरी कर दी। ए पुट्स अ बिट्स फॉर अ डॉग इन हिज पॉकेट एंड दोस्त, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ज्यादा रीड करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। अब देखो तीसरा एग्जांपल है मेरा, मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल आपको मिलता है। ठीक है जी, कोई बैल जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, उसमें क्या रखा है कि बहुत ज्यादा कीमती वस्तु रखी है। देखो वह उस बैल को इसलिए इस खास दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुओं को बेईमानी से ले सके। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चोरी में बेईमानी भी इंक्लूड होती है, ले सके। जो ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, का ने मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की। कहने का मतलब यह है कि ये दो रास्ते हैं, बैल को इस रास्ते से जाना था लेकिन आपने इस रास्ते पर उस बैल को मोड़ दिया, तो आपने क्या कर दी, चोरी कर दी। और उसमें आपका इंटेंशन होना चाहिए किसका, बेईमानी का। किसका इंटेंशन होना चाहिए, बेईमानी का। क्योंकि आज के टाइम पर आपने देखी होगी कि जो भी रोड पर ट्रक जाते हैं उनमें काफी ज्यादा मूल्यवान वस्तु होती है, लेकिन उनके ड्राइवर ये नहीं होते हैं कि हाईवे को छोड़कर किसी छोटे मोटे रास्ते से ले जाएं और वहां जाकर ट्रक को लूट लें। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, और उन पर धारा कौन सी लग जाएगी, 378 के अंतर्गत धारा लगेगी। और 378 का अंतर दंड किसमें है, 379 में। ठीक है जी, तो ये इस कारण आप देख सकते हैं ट्रक हमेशा रोड से चलते हैं, बिना रोड के नहीं चलते। और ट्रक को ऐसा तो नहीं, आपने देखा है कि ट्रक में माल लदा हुआ है और वो चलते चलते लुट गया। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। देखते हैं नेक्स्ट, का जो या का सेवक है। कहने का मतलब है कि आप कोई मान लो यूपीएसआई के सर्वेंट है
और आपने अपने घर पर नौकर रखा हुआ है या आपका सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट को देख रेख के लिए निरस्त किया है। कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट आपने किसी नौकर को अपने घर की देख रेख करने के लिए निरस्त किया है या की सहमति की बिना प्लेट को बेईमानी से लेकर भाग गया तो कहानी क्या की, चोरी की। तो अल्टीमेट में इसका बोलूं कि आपके घर में आपने एक नौकर रखा हुआ है और वो आपके घर से कोई भी चीज बिना आपकी सहमति के लेकर जाता है तो वो क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। ठीक है जी, क्योंकि पुराने टाइम पर काफी लोग घर पर रखे जाते थे जो बदुआ मजदूर थे, इस टाइप के थे, तो उसी कारण से ये यहाँ पर चोरी के अंतर्गत दिया गया है। क्योंकि देखो इस आईपीसी में लोगों की भलाई थोड़ी कम है लेकिन जो भी अंग्रेज लोग हैं उनकी भलाई थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये क्या है, चोरी है कि अगर आपके घर से कोई नौकर आपकी वस्तु को ले जाता है बिना किसी आपकी सहमति के, वो किसके अंतर्गत आता है, चोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक का को जो एक भंडार का है, मतलब कहने का यह है कि जो आपके घर की देखरेख करने वाला है भंडार का है, न्यस्त करता है का उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहां वह प्लेट या के कब्जे की नहीं थी इसलिए वह या के कब्जे से नहीं ली जा सकती थी और का ने चोरी नहीं की है चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। अब देखो ये आपराधिक न्यास भंग एक नया वर्ड आ गया। तो इसमें क्या होता है कि मान लो आप अपने घर से बाहर गए और किसी को अरेंज करके कि आपको मेरे घर की देखरेख करनी है और उस व्यक्ति ने आपके घर से कुछ वस्तु उठाकर बेच दी, तो देखो ये चोरी के अंतर्गत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर आप घर नहीं थे और जो भी आपके घर की जो भी चीज थी वो आपके कब्जे में नहीं थी। ठीक है जी, तो इसमें जो इस व्यक्ति ने क्या है, जो भी व्यक्ति है उसने जो वस्तु बेची है आपकी, उसने चोरी नहीं की लेकिन क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है। ठीक है जी, तो ये वाला वर्ड आपको ध्यान रखना है, आपके जीवन में काम आने वाला है कि अगर आप कभी घर से बाहर जाएं तो इस प्रकार की कोई भी मूल्यवान वस्तु आपको घर पर नहीं छोड़ के जानी है। बाद में क्या होगा कि आईपीसी तो लगेगी, उसको सजा तो मिलेगी लेकिन थीप की सजा नहीं मिलेगी। किसकी सजा मिलेगी, आपराधिक न्यास भंग की सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है जी, तो ये आपराधिक न्याय वंश है। ब्रीच माने होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, ट्रस्ट का मतलब होता है किसका, विश्वास का। तो इसने क्या किया है, विश्वास का उल्लंघन किया है लेकिन क्या नहीं किया, चोरी नहीं की है। ठीक है जी, एग्जाम्पल आपको सही से पढ़ने हैं। जिस ग्रह पर या का अधिभोग है उसके मेज पर या की एक अंगूठी पड़ी है। कहने का मतलब है कि आपके घर है ये और उसमें कोई टेबल है और उस पर क्या रखी है, अंगूठी रखी है। का को मिलती है, का वह अंगूठी या के कब्जे में है और यदि वह उसे बेईमानी से हटाता है तो वह क्या करता है, चोरी करता है। ठीक है जी, अगर आपका कोई व्यक्ति है आपके बिना वो इस अंगूठी को जहां से बेईमानी पूर्वक हटा लेता है तो उसने क्या किया, चोरी की है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में कोई वस्तु पड़ी है और आप वहां पर अवेलेबल हैं और कोई व्यक्ति उस वस्तु को बेईमानी पूर्वक ले लेता है तो वो क्या होती है, कमिट थीफ होती है। तो उस व्यक्ति ने क्या कर दी, चोरी कर दी। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके पेपर में बहुत ज्यादा आती है, तो एग्जाम्पल 378 के साथ साथ आपको एग्जाम्पल तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। का को राजमार्ग में पड़ी हुई अंगूठी मिलती है। ठीक है जी, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको रास्ते में एक अंगूठी मिली जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। कहने का मतलब ये जहां पर खुले में पड़ी हुई है, किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, का ने उसके लेने से चोरी नहीं की है। तो मतलब आपने ये अंगूठी उठा ली तो आपने क्या नहीं की, चोरी नहीं की, भली उस में संपत्ति का आपराधिक दुर्प्रयोग किया है। ठीक है जी, ये क्या किया है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई वस्तु आपको रास्ते में मिलती है, आप उस वस्तु को रख लेते हैं तो आपने क्या किया है, आपराधिक दुर्प्रयोग किया है। ठीक है जी, तो याद रखना है ये एग्जाम्पल चोरी में नहीं आएगा। कभी कभी बोल दिया जाता है कि जी चोरी है, कि आपराधिक दुर्प्रयोग है, कि न्यास भंग है, आपराधिक न्यास भंग है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर आपको रास्ते में मिल रही है तो वो क्या है, आपका चोरी नहीं है लेकिन वो आता है एक अपराध के अंतर्गत ही है। या के घर में एक मेज पड़ी हुई है, या की अंगूठी को का देखता है, तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी को तुरंत दुर्प्रयोग करने का साहस ना करते हुए, कहने का मतलब यह है कि उसको वहां से हटाता नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अभी वो उसका क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं तोड़ता है। का उस अंगूठी को एक ऐसे स्थान पर जहां से उसका या को मिलना मुश्किल अति संभाव्य है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में एक अंगूठी है, किसी ने वो अंगूठी वहां से उठाई और एक ऐसी जगह रख दी, उस अंगूठी का उस जगह से मिलना आपके लिए क्या है कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। इस आशय से छुपा देता है कि छुपाने के स्थान से उस समय ले और बेच दे। कि मतलब यह है कि एक ऐसे स्थान पर छिपाई कि इसे ये बाद में उठाए और वहां से बेच दे, जिसका जबकि उसका खोया जाना याद ना रहे।
कि इसको पता ही नहीं है कि इसकी कोई चीज वस्तु खोई है या नहीं है। यहाँ का ने उस स्थान को पृथक बार हटाने के समय ही चोरी की है। तो कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति अगर इस जगह से उठाकर बेचे इस अंगूठी को या फिर दूसरी जगह ले जाए, तो उससे पहले ही इस व्यक्ति ने जहां से अंगूठी उठाई है इस समय क्या कर दिया, चोरी कर दी है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलते नेक्स्ट पर। या को जो एक जौहरी है का अपनी घड़ी ठीक समय करने के लिए परिदत्त करता है, परिदत्त का मतलब देता है, या अपनी दुकान पर ले जाता है का जिस पर उस जौहरी का कोई ऐसा ऋण नहीं है जिसके लिए वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रोक सके। खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है या के हाथ से अपनी घड़ी को बलपूर्वक लेता है और उसको ले जाता है, या भले ही आपराधिक अत्याचार का हमला किया है उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि कुछ भी उसने बेईमानी से नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कोई रिंग है, वॉच है, आपने किसी व्यक्ति को सही करने के लिए ली, मरम्मत करने के लिए दी, और आपका उस व्यक्ति का आप पर ऋण नहीं है और आपका उस व्यक्ति पर ऋण नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति है ये वाला आपकी रिंग को रोकता है कि मैं आपकी घड़ी नहीं दे रहा, तो आपने इस घड़ी को इससे बलपूर्वक ले लिया, तो आपने क्या किया है, आपराधिक अत्याचार किया है। ठीक है जी, मतलब उस पर बल का प्रयोग किया है। लेकिन आपने क्या नहीं की, चोरी नहीं की, क्योंकि आपकी घड़ी है और आपने ले ली। तो ये कब आपराधिक अत्याचार होता है, जब इस व्यक्ति का आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर कर्ज है तो आगे वाला केस आपके लिए आ रहा है। यदि उस घड़ी को मरम्मत के संबंध में या को का से धन से शोध है, और यदि या उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रखे रखता है, और का उस घड़ी को या के कब्जे से इस आशय से ले लेता है कि या को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है और उसे बेईमानी से लाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति पर आपने घड़ी बनवाने के लिए दी है, आप ये हैं, और इस व्यक्ति का आप पर मान लो 5 रुपया कर्ज है, और ये व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी घड़ी जब दूंगा जब आप मेरे 5 रुपए दे देंगे, और आप क्या करते हैं, इस व्यक्ति से घड़ी जबरन ले आते हैं, तो आपने क्या कर दी, चोरी कर दी। ठीक है जी, पहले वाले केस में क्या था, जो व्यक्ति था उसका आप पर कोई भी कर्ज नहीं था, लेकिन इस केस में क्या है कि 5 रुपया कर्ज है, जब तक आप इस व्यक्ति को 5 रुपया नहीं देंगे तो आपकी क्या है, वो घड़ी नहीं देना चाहता है। तो अगर आपने बलपूर्वक घड़ी ले ली तो ये किसके अंतर्गत है, चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, जिंदगी में काम आने वाला। देखो इसी के अंतर्गत नेक्स्ट है, यदि का अपनी घड़ी यहाँ के पास परिणयम रखने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे या के कब्जे से या की सहमति के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी है, संपत्ति है, क्योंकि उसने बेईमानी से ली है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने क्या किया कि ये आप हैं और ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की कर्ज है आप पर, और आपने इसके पास कुछ चीज रखी है, ये नहीं कि घड़ी ही रखी है, कुछ भी चीज रख सकते हैं आप, जगह रख सकते हैं, सोने की चीज भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब आपने क्या किया कि इस व्यक्ति से ये घड़ी इसके कब्जे से ले ली, जबरई से ले ली, सम्मति के बिना ली है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया है, चोरी की है। यहाँ पर चाहे वो घड़ी आपकी है, क्या की है, चोरी की है, क्योंकि आपने क्या किया है, बेईमानी की है, क्योंकि आपने उसका कर्ज दिए बिना ही क्या कर दी, अपनी घड़ी ले ली या फिर अपनी वस्तु ले ली। मैं बार बार बोल रहा हूं, घड़ी का मतलब यहाँ घड़ी नहीं है, क्या हो सकता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो सकता है। ठीक है जी, देखो अगला है, का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए इनाम के रूप में उसे या से धन अभिप्राप्त ना हो, या की सम्मति के बिना या के कब्जे से ले लेता है। यहाँ का बेईमानी से लेता है, इसलिए का ने चोरी की है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड, तो एक कोई वस्तु ले लेता है, वो किसको बिलोंग करती है, जेड को बिलोंग करती है। जेड पोजेशन विदाउट जेड कांस्टेंट, वो जेड की सहमति से, जेड की बिना सहमति के लेता है, विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग, तो वो इस वस्तु को रख लेता है और वह कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन मनी। अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई भी जेड की वस्तु है, कोई किसी भी व्यक्ति की वस्तु आपने जबरई से ले ली, भले ही इस व्यक्ति की वस्तु आपने जबरई से ली है, डिसऑनेस्टी से ऑब्टेन की है, और आपने क्या किया है कि मैं इस वस्तु को जब तक नहीं दूंगा जब तक जेड मेरी ये चीज फुलफिलमेंट नहीं करेगा। इनाम का मतलब ये नहीं है कि ये इसको कोई अवार्ड देने वाला है,
कि कोई भी कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं करेगा, लेकिन आपने कैसे लिया ये वस्तु, बेईमानी से ली है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, चोरी के अंतर्गत आएगी। ठीक है जी, ये एग्जांपल थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देखना है आपको। नेक्स्ट है, या की पत्नी से का खैरात मांगता है। कहने का मतलब है कि ये किसी की पत्नी है या खैरात मांगता है। वह का को धन, भोजन और कपड़े देती है, जिसको का जानता है कि वह उसके पति या के हैं। कहने का मतलब यह है कि ये आपकी शादी हो चुकी है और ये आपकी वाइफ है, और इससे कोई थर्ड पर्सन है का, वो क्या मांगता है, खैरात मांगता है, पैसे मांगता है, तो ये आप हैं। ठीक है जी, तो आपकी पत्नी इन्हें कुछ वस्तु दे देती है खाने के लिए, तो वो वस्तु सारी की सारी आपकी है। ठीक है जी, कपड़े भी देती है तो वो आपके हैं। यहां यह अधिसंभाव्य है कि का यह विचार है कि या की पत्नी को भिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन का क्या जानता है कि या की पत्नी मेरे को क्या दे सकती है, भिक्षा दे सकती है, और आपने उसी प्रकार से ये वस्तु ली है। या तो यह विचार है तो का ने चोरी नहीं की है, तो इसमें क्या किया है कि का ने किसी भी प्रकार की कोई भी चोरी नहीं की है। तो ये चीज आप जान सकते हैं कि मान लो कि ये कोई भिखारी भी आपके द्वार पर आ सकता है, तो आपकी पत्नी उसको कोई भी वस्तु दे दे, भले ही वो आपकी वस्तु हो चाहे भले ही वो आपका वस्त्र हो, तो वो क्या है, चोरी नहीं की है। का ने किसी भी प्रकार की क्या नहीं की है, चोरी नहीं की है। क्योंकि ऐसा पहले केस होता था कि पत्नी उन लोगों को भिक्षा आता है या फिर बाबा आता है तो चीज दे देती थी, वस्तु दे देती थी, और उनके पति थे कोर्ट में जाकर केस कर देते थे कि इन लोगों ने चोरी की है, तो इसमें ये वाले लोग फंस जाते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखते हैं, का या की पत्नी का जार है। जार का मतलब होता है लवर। ठीक है जी, ये है परमोर है, पैरमोर है। ठीक है जी, वह का को एक मूल्यवान वस्तु संपत्ति देती है, कि कहने का मतलब यह है कि ये बचपन की पुरानी याद है, और इसको ये पत्नी है क्या दे देती है, मूल्यवान वस्तु दे देती है, कि ये भूलती नहीं है लोगों को देखा है आपने, जिसके संबंध में का यह जानता है कि वह उसके पति की है, और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने का प्राधिकार उसे या से प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब है पत्नी बिना पति की सहमति के क्या देती है, संपत्ति दे देती है। यदि का उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है, अगर ये पत्नी देती है अपनी राजी से, तो क्या नहीं है, चोरी नहीं है। अगर इसमें इसने क्या कर दिया कि इसका पति तो काफी पैसे वाला है और इससे बेईमानी से पैसे लेने स्टार्ट कर दिए, तो इस व्यक्ति ने क्या कर दी, यहाँ पर चोरी कर दी। ठीक है जी, तो वह चोरी है। इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, जो भी इंग्लिश में एफिशिएंट है, बस आपके लिए डाल दिया हूं। या की संपत्ति को उसकी अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास रखते हुए खा के कब्जे में से उस संपत्ति को का ले लेता है। यहाँ का बेईमानी से नहीं लेता है, इसलिए वह चोरी नहीं करता है। कि मान लो कि कोई भी संपत्ति है और वो लगता है कि ये आपकी संपत्ति है और आपने वो संपत्ति ले ली, लेकिन बेईमानी से नहीं ली। आपको लगता है कि ये मेरी ही संपत्ति है, लगना भी चाहिए कि ये मेरी संपत्ति है। तो अगर आप उस व्यक्ति से अपनी संपत्ति ले लेते हैं, सद्भावना पूर्वक ले लिया, ये नहीं कि आपने बल का प्रयोग किया, तो वो फिर किसके अंतर्गत नहीं आती है, चोरी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप देखेंगे कि आईपीसी 378 काफी बड़ी आईपीसी है। और देखो आईपीसी 378 के जो भी दंड के प्रावधान है वो नेक्स्ट आईपीसी में है। तो जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं इसके पूरा का पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा कि किस के लिए कौन सी वाली आईपीसी के तहत आपको चोरी के अंतर्गत सजा मिलने वाली है। तो देखो सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, सेशन को थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें सारे के सारे उदाहरण है। आप जब भी पढ़ेंगे, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि 378 में सबसे ज्यादा उदाहरण है कि ये चोरी है कि चोरी नहीं है। तो पेपर में यही पूछा जाता है कि ये चोरी है या नहीं है। तो देखो वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा फायदा होता है तो वीडियो आपको शेयर जरूर करना है और उन लोगों को तक जरूर पहुंचाना है जो लोगों को वास्तव में नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।